हेलो बच्चों, वेलकम टू आरपी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इतिहास क्लास 10th का है, जिसका हम 3rd चैप्टर कर रहे हैं, भारत में राष्ट्रवाद। अभी तक हम 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। पहला चैप्टर था यूरोप में राष्ट्रवाद, फिर हमने किया इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन। अब हम देखते हैं भारत में राष्ट्रवाद। हमने तीनों ही चैप्टर में राष्ट्रवाद को पढ़ा। पहले भी मैंने राष्ट्रवाद के बारे में बताया था, लेकिन आज फिर हम राष्ट्र के अर्थ यानी राष्ट्र का अर्थ और राष्ट्रवाद का अर्थ समझ लेते हैं। राष्ट्र का अर्थ ऐसे लोगों के समूह से है जो एक निश्चित भूभाग पर रहते हैं, जिनकी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाएं एवं आवश्यकताएं एक समान हो, उसे राष्ट्र कहा जाता है। उसके बाद आ जाता है राष्ट्रवाद, जो हमारा टॉपिक है। राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद उस भावना से है जो उस राष्ट्र के अंदर रहने वाले लोगों के अंदर पाई जाती है या उत्पन्न होती है, यानी अपने देश के प्रति प्रेम, सम्मान और गौरव की भावना को हम राष्ट्रवाद कहा जाता है, यानी इसको राष्ट्रवाद की भावना कहते हैं। अब राष्ट्रवाद की भावना भारतीयों के अंदर कैसे आई, कब आई? राष्ट्रवाद की भावना भारतवासियों के अंदर पहले से ही विद्यमान थी। ये नहीं था कि आज ही उत्पन्न हुई है। पहले से ही जब भारत के अंदर दूसरे राजाओं का राज था, यानी मुसलमान राजा हो या उससे पहले की बात की जाए कि अब पिछले कई सदियों पूर्व की बात करते हैं, तब भी भारत वालों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना पाई जाती थी। यदि भारतीयों के ऊपर अन्य देश कोई दूसरी शक्ति आक्रमण कर देती थी तो सभी भारतीय एकजुट होकर उस शक्ति का सामना करते थे। यानी राष्ट्रवाद की भावना भारत के अंदर सदियों से पाई जाती है, शुरुआत से ही पाई जाती है। कहीं ये नहीं हुआ कि अभी भारतीयों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना पाई गई। तो फिर हम भारत के अंदर राष्ट्रवाद की क्या बात कर रहे हैं? आज हम आधुनिक राष्ट्रवाद के बारे में बात कर रहे हैं। आधुनिक राष्ट्रवाद यानी अंग्रेजों के आने के बाद जो राष्ट्रवाद भारतीयों के अंदर उत्पन्न हुआ, उसकी बात इस चैप्टर में की जाएगी। जब भारत के अंदर अंग्रेज आए, किस चीज के लिए? व्यापार के लिए आए थे, लेकिन कुछ समय के बाद वो भारत पर अधिकार कर बैठे। उस भारत पर अधिकार करने के बाद भारतीयों के अंदर जो भावना उत्पन्न हुई, उसे हम राष्ट्रवाद की भावना कहा जाता है। इस चैप्टर में हम उसी के ऊपर बात करेंगे। तो जैसे हमने देखा कि जो उपनिवेश थे उसमें राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया उपनिवेशवादी आंदोलन से जुड़ी हुई थी। यानी उपनिवेश क्या है? उपनिवेश वो चीज है जब कोई शक्तिशाली राज्य दूसरे राज्य पर जो समृद्ध हो, आर्थिक रूप से जो संसाधनों से समृद्ध हो, अपने फायदे के लिए अधिकार कर लेता है, उसे उपनिवेश कहा गया है। यानी अपने फायदे के लिए दूसरे राज्यों को गुलाम बना लेता है, उसे उपनिवेश कहा गया है। उस समय यूरोप में ये उपनिवेशवाद बहुत ज़्यादा पाया जाता था। जब यूरोप में क्रांतियाँ हुई, जब यूरोप अपने आप को स्वतंत्र कराने लगे, यूरोप के देश, तब वहाँ के लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई। वहाँ पर एक नए राष्ट्र पैदा होने लगे। लोगों को पता चलने लगा कि वो कौन है, अपनी पहचान किससे होगी, उनकी अपनी सामूहिक पहचान के बारे में पता चला लोगों को। उनका एक क्या तिरंगा झंडा है, उनकी क्या एक निशान है जिसकी वजह से उनकी पहचान हो सकती है। इस प्रकार यूरोपीय देशों में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई। फिर हमने पढ़ा कि इंग्लैंड के अंदर राष्ट्रवाद की भावना कैसे उत्पन्न हुई, किस प्रकार उन्होंने स्वयं को स्वतंत्र करवाया। हमने पढ़ा वियतनाम के बारे में, हमने पढ़ा फ्रांस के बारे में भी हमने पढ़ा कि वहाँ पर कैसे क्रांतियाँ हुई, लोग इकट्ठा हुए, लोगों के अंदर सामूहिक भावना पाई गई और अपने देश के प्रति लोग प्यार उत्पन्न हुआ और उसी से उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना पैदा हुई। हमने ये पढ़ा क्योंकि उपनिवेशों के कारण या फिर हम कहें कि अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए ही लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हो जाती है। यानी राष्ट्रवाद का अर्थ किससे है? उपनिवेशवाद से। अब बात आ जाती है भारत का एक राष्ट्र बनना।
भारत का एक राष्ट्र बनना यानी क्या, भारत पहले क्या था, छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था, अनेक स्थानों पर अनेक राजाओं का राज था। तो उस समय भारत पर जब अंग्रेजों का शासन हुआ तो अंग्रेजों ने पूरे भारत में एक जैसे कानून लागू कर दिए, एक जैसी व्यवस्था लागू कर दी, समान शिक्षा लागू की गई एक जैसी ही, यानी अंग्रेजी शिक्षा सारे भारत में ही लागू की गई, जिसकी वजह से लोग एक दूसरे के पास आए और उनको लगा कि ये पूरा भारतवर्ष एक राष्ट्र है। तब एक राष्ट्र का निर्माण हुआ। अब बात आ जाती है कि राष्ट्रवाद की। हम इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे 1920 से लेकर 1947 तक का जो क्रांतियां हुई हैं उनके अंदर कैसे राष्ट्रवाद की भावना भारतीयों के अंदर पैदा हुई। हमने इसे पिछली क्लासों में पढ़ा था कि 1857 की जो क्रांति हुई, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, कि उसके अंदर भारतीयों के अंदर वहां से राष्ट्रवाद की भावना पैदा हो चुकी थी। 1857 की क्रांति में लोगों ने भाग लिया, वो सफल नहीं हुई क्योंकि सबके अपने अपने उद्देश्य थे, सब अपने अपने एक कारण की वजह से उस क्रांति में भाग ले रहे थे। लेकिन अब हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार 1920 के बाद यहाँ पर आंदोलन हुए और उनके अंदर भारतीयों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना कैसे उत्पन्न हो जाती है। तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, प्रथम विश्व युद्ध के बारे में पढ़ेंगे, खिलाफत आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे और आज हम असहयोग आंदोलन तक यहाँ पर इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में विश्व युद्ध की भूमिका। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। इस युद्ध में अनेक देशों ने भाग लिया, इसके कारण बहुत ही लोगों की मृत्यु हुई, लाखों लोग मृत्यु का शिकार हो चुके थे। इस युद्ध में भारतीयों ने डायरेक्ट भाग नहीं लिया, ब्रिटेन वालों ने भारतीयों को इस युद्ध के अंदर झोंक दिया था, यानी ब्रिटेन वालों का साथ देने के लिए भारतीयों ने इस युद्ध में भाग लिया था। भारतीय सोचते थे यदि हम इस युद्ध में ब्रिटेन का साथ देंगे तब जब युद्ध समाप्त हो जाएगा भारतीयों को वो उनके अधिकार दे देंगे, वो भारतीयों को स्वतंत्रता दे देंगे और भारतीयों को जो उनकी मांगे हैं वो स्वीकार कर लेंगे। इस सोच के साथ भारतीयों ने ब्रिटेन का प्रथम विश्व युद्ध में साथ दिया। तब हुआ क्या कि जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ उसके बाद जो ब्रिटेन है उन्होंने कोई भी रियायत या कोई भी जो भारतीय सोचते थे उसके अनुसार कुछ भी ऐसा नहीं किया। तब क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं भारतीयों के ऊपर? जब 1919 के बाद राष्ट्रीय आंदोलन अब नए इलाकों तक पहुंच चुका था, यानी जो राष्ट्रीय आंदोलन उस समय चल रहा था तब यह शहरों से निकलकर अब बहुत नए नए इलाकों तक पहुंच चुका था। अब जो स्थिति क्या थी, नई आर्थिक और जो राजनीतिक स्थिति, यानी आर्थिक और राजनीतिक स्थिति क्या, जब कोई भी युद्ध होता है तो उसका प्रभाव आर्थिक रूप से देश पर अवश्य पड़ता है, यानी वो आर्थिक रूप से कमजोर हो जाता है। उस कमजोरी को भरने के लिए सारा दबाव किस पर आ जाता है? जनता पर आ जाता है। तब क्या किया अंग्रेजों ने? जो कर थे करों का बोझ और बढ़ा दिया। जो कीमतें थी, जो आम व्यक्ति जिन वस्तुओं को खरीदता था उनकी कीमतों में वृद्धि कर दी गई। जब युद्ध चलता है तो वहाँ पर अनाज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अंग्रेजों ने सारे अनाज का भंडारण कर लिया सैनिकों के लिए और भूखी कौन मरी? आम जनता। तब आम जनता अंग्रेजों के विरुद्ध खड़ी हो जाती है क्योंकि अंग्रेज भारतीयों के बारे में या भारतीय जनता के बारे में कुछ नहीं सोच रहे थे। तब भारतीयों को इस चीज़ में यानी प्रथम विश्व युद्ध की इस स्थिति ने और ज़्यादा बढ़ावा दिया, भारतीयों की भावना को, राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा दिया, अंग्रेजों के खिलाफ बोलने को बढ़ावा दिया। इस चीज़ ने कीमतों में वृद्धि हो गई थी, जो ज़बरदस्ती भर्ती की गई। क्या था
कि जो अंग्रेज़ों के पास सैनिक कम हो रहे थे, क्योंकि युद्ध में बहुत ज़्यादा सैनिक मारे जा रहे थे, तब जो किसानों के युवा थे या फिर लगा लीजिए आप अन्य जातियों के युवा थे, उनको ज़बरदस्ती भर्ती किया गया, जिसके विरुद्ध भारतीय जनता हो गई और वो अंग्रेज़ों के विरुद्ध खड़ी हो गई। उसी समय महामारी आ गई। महामारी कौन सी? प्लेग की महामारी आ गई। प्लेग की बीमारी में भारत के लगभग 120 से 130 लाख लोगों की जान चली गई, यानी 1 करोड़ 20 लाख से 1 करोड़ 30 लाख लोगों की जान इस महामारी के दौरान गई। उस समय की जनसंख्या ही कितनी थी? इतनी कम जनसंख्या में से 1.25 करोड़ लोगों का मरना, और उसके बाद भी अंग्रेजों के ऊपर इस चीज़ का कोई असर ही ना हुआ। इतनी जनता मर गई और अंग्रेजों के ऊपर इस चीज़ का कोई प्रभाव नहीं, करों में कोई कमी नहीं, कोई रियायत नहीं देगी किसी भी प्रकार की। तब था क्या होना था? तब तो जनता को उस सरकार के विरुद्ध होना ही वाजिब था। तब इसकी वजह से जो चिंगारी थी मन के अंदर वो और भड़कनी शुरू हो जाती है। उम्मीद का टूटना, क्योंकि भारतीयों को अंग्रेजों से उम्मीद थी कि ये हमारे लिए कुछ करेंगे, क्योंकि हमने इनका प्रथम विश्व युद्ध में साथ दिया है, अब हमारे भी साथ अंग्रेज देंगे, लेकिन यह टूट गई थी। अब कौन आया यहाँ पर? एक नया नेता। नया नेता कौन आया? महात्मा गांधी नए नेता के रूप में उभर कर सामने आए प्रथम विश्व युद्ध के बाद। महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने जो वहाँ की नस्ल भेदी सरकार थी, रंग भेद करती थी काले गोरे में, उनके खिलाफ आंदोलन शुरू किया। सत्याग्रह आंदोलन वहाँ पर शुरू कर दिया था महात्मा गांधी ने। तो वहाँ पर उस आंदोलन में गांधी जी सफल हुए। लेकिन जब वो भारत में आते हैं तब आंदोलन यहाँ पर चल रहे होते हैं, लेकिन उस समय जब गांधी जी भारत में आए, जो भारतीयों का एक साझा मंच था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी, उस समय उस कांग्रेस के भी 2 भाग हुए थे। यानी भारतीयों के अंदर एकता नहीं थी। जो आंदोलन थे, हर व्यक्ति अपने ही दम पर, हर व्यक्ति ही अपने ही वे से अपना आंदोलन कर रहा था। कोई जनता इकट्ठी होकर एक जन समूह के रूप में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन नहीं कर रही थी। सबसे पहला कार्य क्या किया गांधी जी ने कि कांग्रेस के अंदर जो विभाजन हुआ था, उस दोनों विभाजनों को इकट्ठा किया। यानी कांग्रेस को एक मजबूत मंच के रूप में लेकर गांधी जी आए और उसके द्वारा यहाँ पर आकर सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। अब गांधी जी के बारे में सत्याग्रह हम जान रहे हैं कि सत्याग्रह है, लेकिन सत्याग्रह है क्या? यानी सत्याग्रह का विचार जो गांधी जी ने दिया वो चीज क्या है? सत्याग्रह 2 शब्दों से मिलकर बना है, सत्य प्लस आग्रह, यानी सत्य के लिए आग्रह करना। गांधी जी बोलते हैं यदि आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपको पता है कि आप अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, तब दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। यदि आप सत्याग्रह के रास्ते पर चलें, उस चीज के लिए आप सत्य के राह पर चलिए और जो सामने वाला है उसकी आत्मा को झकझोर दीजिए, उसकी आत्मा को यानी क्या कर दीजिए, उसको मजबूर कर दीजिए अपने सामने झुकने के लिए। यह है सत्याग्रह की राह, यह है सत्याग्रह का विचार। इसके अंदर जो अपना शत्रु है उसको शत्रु नहीं माना जाता, उसको क्या यानी उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता सत्याग्रही। सत्य के रास्ते पर चलकर, अहिंसा के रास्ते पर चलकर सामने वाले से अपनी मांग मंगवाई जाती है। यह है सत्याग्रह का रास्ता। क्योंकि गांधी जी कहते थे कि जो हमारा शत्रु है, जो अंग्रेज है, वो हथियारों की देवी की पूजा करते हैं, यानी वो हथियारों का प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि पूरे भारतीय हथियारों का प्रयोग करें, पूरे भारतीय शस्त्र उठा लें, तब क्या होगा? यहाँ पर हिंसा ही हिंसा होगी, रक्तपात बढ़ जाएगा और नुकसान, अंग्रेजों की संख्या तो कम है, नुकसान किसको होगा? भारतीयों को होगा। इसलिए सत्याग्रह के रास्ते पर, अहिंसा के रास्ते पर चलकर अंग्रेजों का सामना करना, यह गांधी जी का विचार था। गांधी जी ने क्या कहा कि सत्य की खोज पर आग्रह किया। सत्य की खोज करना,
प्रतिशोध और आक्रामकता की अपेक्षा अहिंसा का रास्ता अपनाना, यानी हिंसा की अपेक्षा अहिंसा के रास्ते पर चलना, और इससे हमारी सत्य की जीत हो जाएगी। और गांधी जी ने किया भी ऐसा ही। जितने भी आंदोलन गांधी जी ने चलाए, चाहे वो असहयोग आंदोलन हो, चाहे वो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, चाहे भारत छोड़ो आंदोलन हो, सभी के सभी आंदोलन अहिंसा के रास्ते पर चले। सत्याग्रह के विचार को लेकर गांधी जी चले और भारत को स्वतंत्र भी करवाया। किससे? सत्याग्रह के विचार से। आगे आ जाता है कि गांधी जी ने यहाँ पर आकर सत्याग्रह आंदोलन कौन सा शुरू किया। जैसे मैंने अभी बताया कि 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट जाते हैं। उसके बाद वो बिहार के चंपारण का दौरा करते हैं। 1917 में जो बिहार के चंपारण के जो किसान थे, जो दमनकारी जो बागान व्यवस्था थी, उसके खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर दिया और वो सत्याग्रही सफल हो जाते हैं अपने आंदोलन में। दूसरा आंदोलन 1917 में शुरू कर दिया जाता है। कहाँ पर? गुजरात के खेड़ा जिले में। जो गुजरात हैं, गुजरात के खेड़ा जिले के जो किसान हैं, वहाँ के किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है। प्लेग की बीमारी की वजह से किसान अब कर्ज जो वहाँ का कर था वो देने में असमर्थ होते हैं। तो वो चाहते थे कि जो सरकार है उनके जो कर्जे में वो उनको रियायत दी जाए, इसलिए वो वहाँ पर इनका साथ गांधी जी ने दिया और इस सत्याग्रह को शुरू किया, जिसके अंदर किसान सफल हो चुके थे। फिर तीसरा क्या किया? 1918 में अहमदाबाद सूती कपड़ा मिल के जो कपड़ा कारखानों के मजदूरों के साथ आंदोलन शुरू किया था। इस आंदोलन में भी सत्याग्रह का विचार लिया गांधी जी ने, और जो ये मिल मजदूरों को भी वहाँ पर जो अंग्रेज थे उनसे उनको सफलता मिली थी, यानी वो अपने अधिकार मांगने में कामयाब हुए थे। ये चीज़ भी आगे आ जाता है। रोल्ट एक्ट। रोल्ट एक्ट क्या था? प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ था, जो अंग्रेजों की जो रिपोर्ट थी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, उन्होंने अंग्रेजों ने पेश की कि भारतीयों को कुछ अधिकार देने हैं या भारतीयों के लिए यह रिपोर्ट पेश की। तो जो राष्ट्रवादी थे हमारे, वो इस रिपोर्ट से असंतुष्ट हो जाते हैं और वो अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू कर देते हैं। क्या किया? जो भी जितने भी सरकारी जगह थी, जितने भी रेलवे थी, डाकतार व्यवस्था थी, उन सबको उन्होंने नष्ट करने की कोशिश की। हर जगह आंदोलन शुरू कर दिए। अब अंग्रेज डर जाते हैं आंदोलन के भय से, जिसकी वजह से उन्होंने इस आंदोलन को दबाने के लिए 18 मार्च 1919 को रोल्ट एक्ट शुरू किया। रोल्ट एक्ट क्या था? रोल्ट एक्ट एक ऐसा कानून था बिना वारंट के, संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जाता था। इसके अंदर ना तो कोई वकील था, न कोई अपील थी और न कोई दलील थी, यानी यह काला कानून था जिसकी कोई अपील नहीं कर सकता था, जिसके खिलाफ कोई वकील नहीं कर सकता था और जिसकी कोई दलील नहीं दी जाती थी। ऐसा काला कानून अंग्रेजों ने पास किया। जो भारतीय थे वो इसका विरोध कर रहे थे कि ये पास नहीं होना चाहिए, फिर भी इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग के द्वारा यह पास कर दिया गया। तब भारतीयों ने, जो महात्मा गांधी थे, उन्होंने इसका विरोध करने के लिए रोल्ट सत्याग्रह चलाया, जिसके अंदर 6 अप्रैल 1919 को इस पर हड़ताल करने निर्धारित की गई। जगह जगह पर जुलूस निकाले गए, जगह जगह पर इस चीज़ के आंदोलन शुरू हो चुके थे कि इस जो रोल्ट एक्ट को वापस लिया जाए, इस काले कानून को वापस लिया जाए। तब एक क्या हुआ, एक घटना क्या हुई, 13 अप्रैल 1919 वैसाखी वाले दिन अमृतसर में जलियांवाला बाग की एक घटना हो जाती है। क्या घटना हुई कि जिस समय सत्याग्रह आंदोलन चल रहा था, रोल्ट सत्याग्रह कहा गया जिसको, वो चल रहा था, लोगों के ऊपर अत्याचार किए गए क्योंकि आंदोलन कर रहे थे लोग। जगह जगह पर इस आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेज लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे थे।
इस चीज़ का बीड़ा किसको दिया गया? जनरल डायर को। जनरल डायर ने उस आंदोलन को दबाने की पूरी कोशिश की, मार्शल लॉ देश में लागू कर दिया गया। लेकिन जो जलियांवाला बाग था वो शहर से कुछ दूरी पर था, यानी बाहर की तरफ था। इन लोगों को मार्शल लॉ के बारे में पता नहीं लगा, तो इन्होंने निश्चय किया कि जो भारतीयों के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने नेताओं को बंदी बना लिया था, गांधी जी को भी मना कर दिया था कि वो दिल्ली में प्रवेश ना करें। अनेक नेताओं की बंदी बनाने की वजह से इन्होंने निश्चय किया कि जलियांवाला बाग में शांतिपूर्वक इकट्ठा होकर अंग्रेजों का विरोध किया जाएगा। जैसे ही जनरल डायर को पता चलता है कि जलियांवाले बाग में भीड़ इकट्ठा हो रही है, उन्होंने उनको डराने के लिए, इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए अपनी सेना की टुकड़ी वहां पर लेकर चला गया। अब जलियांवाला बाग था वो कैसा था? चारों तरफ से बंद, जिसका सिर्फ एक ही रास्ता था। उस रास्ते पर ही जनरल डायर अपनी सेना के साथ हथियारों सहित खड़ा हो जाता है। वहां से अंधाधुंध गोलियां चला दी जाती हैं लोगों के ऊपर। उसकी वजह से जब लोगों को गोलियां लगनी शुरू हो जाती है, ऊपर से ताबड़तोड़ जब गोलियां बरसती हैं, तब क्या हुआ? कोई डर कर इधर भागता है, उधर भागता है, यानी भगदड़ मच जाती है। वहां पर एक कुआं था, अपनी जान बचाने के लिए लोग उस कुएं में कूदने लग गए। एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, धीरे धीरे कुछ ही सेकंडों में वो कुआं भी भर गया। यानी लाशों के ढेर से कुआं भर जाता है। सभी लोग, सैकड़ों स्त्री पुरुष बच्चे वहां पर मारे जाते हैं। जो धरती है वो खून से रंग जाती है। ऐसा नरसंहार जलियांवाले बाग में हुआ। जिस भी बच्चे ने देखा, जिस भी व्यक्ति ने देखा, वो देखकर कांप जाता है ऐसे नरसंहार को, जो जनरल डायर द्वारा वहां पर खेला गया खेल था। उस जलियांवाले बाग का जैसे ही पता चला इस घटना का, देश के अंदर जहां जहां ये खबर फैल गई, वहां वहां हड़तालें होनी शुरू हो जाती है, हिंसा उत्पन्न हो जाती, हिंसा होनी शुरू हो जाती है। लोग पुलिस स्टेशनों को जलाना शुरू कर देते हैं। लोग, जितनी भी सरकारी संस्थाएं थी, जितने भी आगे अंग्रेज आते थे, उनको मारना शुरू कर देते हैं। हिंसा भड़क जाती है इसकी वजह से, इस घटना की वजह से। फिर क्या हुआ कि हिंसा के कारण गांधी जी यह आंदोलन वापस ले लेते हैं। अब जो ये रोड सत्याग्रह था पूरे देश में नहीं फैला था, लेकिन गांधी जी चाहते थे कि वो एक ऐसा आंदोलन खड़ा करना चाहते थे जो पूरे देश में फैले। अब जब गांधी जी को था कि मैं पूरे देश के लिए आंदोलन खड़ा करूंगा, पर इस चीज़ के लिए पूरे देश में एकता होनी चाहिए, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में एकता होनी चाहिए, तभी कोई आंदोलन खड़ा किया जा सकता है। अब फिर एक ऐसा ही आंदोलन चलता है आगे, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन क्या था? जो ओटोमन साम्राज्य था, प्रथम विश्व युद्ध में ओटोमन साम्राज्य का जो राजा था, यानी खलीफा था, उसको जो ईसाई धर्म के लोग थे वो अपना आध्यात्मिक नेता मानते थे। उस नेता को, यानी मुसलमान लोग ओटोमन साम्राज्य के खलीफा को अपना धार्मिक नेता मानते थे। जब ओटोमन साम्राज्य के उस खलीफा की अंग्रेजों के द्वारा हार हो जाती है और अंग्रेजों ने उसके ऊपर संधि थोप दी, उस संधि के कारण, यानी वो संधि अपमानजनक संधि थी। मुसलमानों को जब पता चला, ईसाई लोगों को जब पता चला कि हमारे खलीफा का अपमान इस अंग्रेजों के द्वारा किया गया, तब उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया। भारत में यह आंदोलन 1919 में चला। शौकत अली और मोहम्मद अली ने इसकी शुरुआत की। कारण यही था, अंग्रेजों के द्वारा ओटोमन साम्राज्य के खलीफा के ऊपर जो संधि थोप दी थी, अपमानजनक संधि थोप दी थी, उनकी नीतियों को समाप्त नहीं किया, यही रीजन था। कार्यक्रम क्या चले इसके अंदर? 1921 में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। सरकार का साथ न देना यह खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य था। जब यह खिलाफत आंदोलन चल रहा था, तब गांधी जी के ऊपर दबाव बनाया गया कि इस खिलाफत आंदोलन का सहयोग देने के लिए उनको भी एक आंदोलन शुरू करना है चाहिए। तब एक वहाँ पर कमेटी बैठी गई और उसका जैसे मीटिंग हुई, उस मीटिंग के अंदर कहा गया कि अब हमें भी असहयोग आंदोलन की शुरुआत करनी चाहिए। खिलाफत आंदोलन का साथ देने के लिए, अंग्रेजों के साथ असहयोग करने के लिए असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई। इस आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई, क्या प्रभाव पड़ता है इस आंदोलन का, इसे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
आज आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक कीजिए। थैंक यू।